मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या करना है हम लोगों को, आज के वीडियो में हम लोग 2020 में रियल एनालिसिस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हुए ये सारे का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ूंगी। ओके, ऐसे आप लोग को एग्जामिनेशन में चारों में से चारों नहीं बनाना होता है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगी। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉट कंप्लीट। आप लोगों को क्या प्रूव करना है, जो रेशनल नंबर का सेट होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर हम लोगों को ये बात प्रूव करना है कि ये कंप्लीट नहीं है, ओके, यहाँ पे अब प्रूफ स्टार्ट होता है। देखिए बात समझिए, जहाँ पे दिक्कत होगा मैं पहले से लिख के लाई हूँ ताकि टाइम भी कम लगे और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आए। ओके, प्रूफ क्या, देखिए इन ऑर्डर टू शो दैट द सेट क्यू, ओके, देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए रेशनल नंबर के सेट को क्यू से डिनोट करते हैं। तो मतलब हम लोगों को सेट क्यू जो है ऑफ रेशनल नंबर नॉट कंप्लीट है, तो इट इज़ सफिशियंट टू शो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नॉन इम्पेटी सेट ऑफ क्यू विच इज़ बाउंडेड एबव सच दैट इट हैज़ नो लिस्ट अपर बाउंड इन क्यू। मतलब हम लोगों को क्या प्रूफ करना होगा, हम लोग अगर प्रूफ कर देते हैं ये जो रेशनल नंबर का सेट है मतलब क्यू, अगर क्यू जो हम लोगों का है एक बाउंडेड एबव है और वो बाउंडेड एबव इस प्रकार से है कि उसमें कोई भी लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ओके, उसमें लिस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि ये लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम इन्फीमम, ये सारी बात नहीं पता होगी। बेसिक मैं बहुत सारी वीडियो में बता भी चुकी हूँ। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक सेट है, ओके, मान लीजिए यहाँ पे सेट है और यहाँ पे ये है, तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए जाए, जैसे यहाँ पे हुआ 1 2, नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं 3 4 3 4 2 1। ओके, तो आप लोगों का ये जो हुआ ये इससे छोटा जो भी होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सारे के सारे आप लोग को लोअर बाउंड कहलाएंगे। और ये लोअर बाउंड में मतलब कि इससे एक से छोटा जितना भी होगा सबके सब लोअर बाउंड हो जाएगा। तो एक जो है ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये इसमें देखिए क्या है, 3 4 है, तो यहाँ 4 है, आगे जाएगा तो सब बढ़ते जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपर बाउंड में हो जाएगा ये हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ वाला जो टर्म होता है ना, मतलब कि उस एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, मैं एक सेट देती हूँ आप लोगों को, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है आप लोगों का 1 2 3 4। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी इसमें ग्रेटेस्ट बाउंड, सबसे पहले ये पूछूंगी इसमें लोअर बाउंड क्या है, तो लोअर बाउंड क्या है 1। ओके, और इसमें अपर बाउंड क्या है, तो अपर बाउंड है 4। ओके, तो अगर और पूछूंगी ग्रेटेस्ट, देखिए तो सिर्फ लोअर बाउंड सिर्फ एक नहीं होगा, एक से नीचे जितने भी आते हैं ना वो सारे के सारे आप लोग के लोअर बाउंड ही आएंगे अगर इस सेट का लोअर बाउंड पूछा जाएगा तो। और 4 के ऊपर जितने भी आएंगे ना वो सारे के सारे अपर बाउंड ही पूछे होंगे। यही अगर मैं पूछूंगी लिस्ट अपर बाउंड क्या है, तो 4 के ऊपर जितने भी टर्म है सभी के सभी अपर बाउंड है, तो 4 5 6 7 जितने भी सारे अपर बाउंड है, तो इसमें सबसे छोटा है कौन है, 4, तो ये हो जाएगा आप लोगों का लिस्ट अपर बाउंड। तो ये आप लोगों को मैं एक कंसेप्ट समझा दी क्या, किसका, लिस्ट अपर बाउंड का। तो देखिए सबसे पहले क्या है ये समझिए, हम लोगों को अगर दिखाना है जो रेशनल नंबर का सेट है मतलब क्यू, अगर ये नॉट कंप्लीट है तो हम लोगों को ये दिखाना सफिशियंट होगा कि जो इस सेट क्यू है ना ये एक बाउंडेड एबव है। ओके, बाउंडेड एबव मतलब इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, बाउंडेड एबव और बाउंडेड एबव इस प्रकार से है कि उसमें कोई भी इट हैज़ नो लिस्ट अपर बाउंड इन क्यू। चलिए यहाँ पे इन अदर वर्ड समझिए, इन अदर वर्ड ए सेट ऑफ रेशनल नंबर बाउंडेड एबव मे नॉट पजेज अ लिस्ट अपर बाउंड विच बिलोंग्स टू क्यू। ओके, उस क्यू में लिस्ट अपर बाउंड जो है वो नहीं होगा। चलिए तो हम लोग एक सेट कंसीडर कर लेते हैं, लेटस कंसीडर एस। ओके, एस एक सेट कंसीडर किया जिसमें जो सेट में एलिमेंट कहाँ से लेंगे, एलिमेंट जो लेंगे वो हम लोग रेशनल नंबर से लेंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू की, जहाँ पे एक्स जो है निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव जीरो और पॉजिटिव हो सकता है। ओके, एक्स इज निगेटिव और पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो और पॉजिटिव, सच डैट किस प्रकार से होगा, एक्स स्क्वायर जो है ना वो लेस देन 3 के होगा। ओके, किस प्रकार से होगा, एक्स स्क्वायर करते हैं तो वो हम लोग का लेस देन 3 आता है। तो ऑब्वियसली एस बिलोंग्स टू क्यू। देखिए अगर एक का स्क्वायर करते हैं तो एक 3 से छोटा है, सही बात है, एक बिलोंग कर रहा है इसमें, विच मीन्स एस जो है वो किसके बराबर नहीं है, 5 के बराबर नहीं है। ओके, 5 मतलब वो वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं 5 सेट। तो इसमें ये 5 के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो बिलोंग कर रहा है। फिर हम लोग 3 को देखेंगे, 3, तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया अगेन 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब एस जो आ गया यहाँ से क्या आ गया, एस जो हम लोग का आ गया
ये बाउंडेड एबव है। तो हम लोग मान लेंगे अगर बाउंडेड एबव है तो इसमें कोई ग्रेटेस्ट मेंबर होगा, उसको मान लेंगे हम लोग अल्फ़ा। लेट अल्फ़ा बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एस, देन वन एंड ओनली वन ऑफ, अगर अल्फ़ा स्क्वायर इज लेस देन 3, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 3 और अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर देन 3। और ये तीनों केस के लिए हम लोगों को इसको दिखाना होगा। देखिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सोच रही थी कि किसी पहला नंबर क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी अगर आप लोग पूरा नहीं पढ़े हुए हैं तो। लेकिन फिर बहुत सारे स्टूडेंट को कंप्लेन रहता है कि नहीं पूरा बताइए, इसलिए मैं पूरा बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना था, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हम लोग को एक रेशनल नंबर का सेट है, वो प्रूव करना है, ये कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये दिखाना सफिशिएंट होगा कि ये बाउंडेड एबव है और इसके पास कोई भी लिस्ट अपर बाउंड नहीं है। ओके, तो बस हम लोग वही अभी माने हैं जो भी लिखना था। अब हम लोग 3 कंडीशन लेके चलेंगे। एक बार लेंगे कंडीशन अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 3 है। ओके, फिर अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 3 और अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर देन 3 है। तो केस 1 में हम लोग क्या लेंगे, केस 1 में लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 3। तो कंसीडर क्या, 2 अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस 2। ओके, रेशनल नंबर एक कंसीडर किए तो वी फाइंड दैट दिस माइनस अल्फ़ा, तो ये हम लोग का क्या है, इसमें से अल्फ़ा को घटाते हैं तो ये हम लोग को ये आता है जो कि ग्रेटर देन 0 है। दिस इम्प्लाई, देखिए इसको मैं छोड़ देती हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा सारा कंसेप्ट इसका। ये सुप्रीमम इन्फीमम भी आप लोगों का पता नहीं क्लियर है या नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीक्वेंस, इसको भी छोड़ देना ये बेहतर होगा, लेकिन फिर भी कर लीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर हुज लिमिट इज ए रेशनल नंबर। हम लोग को एक एग्जाम्पल देना है रेशनल नंबर का, जो कि जिसका लिमिट भी होगा ना वो रेशनल नंबर होगा। सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए ना रेशनल नंबर होता है क्या है। तो रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, वी टेक अ सीक्वेंस ए एन हुज एन ए टर्म ए एन इक्वल टू, हम लोग एक सीक्वेंस माने खुद से क्या n+1/n। तो हम लोग क्या करेंगे, n के एक जगह पे 1 2 3 रखेंगे और हम लोग ये सीक्वेंस पता कर लेंगे। तो 2/1 3/2 4/3 और n+1/n और जाता जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर। आप लोग देख सकते हैं ये जो सीक्वेंस दिया हुआ ये एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और इसका बाउंडेड बिलो बाई 1। तो और वी असर्ट दैट द लिमिट ऑफ an इज, तो अगर देखिए हम लोग an का अगर लिमिट निकालते हैं, ओके, an का लिमिट निकालेंगे तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी n+1/n था, मतलब 1+1/n था। और n इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, मतलब 1 आएगा। तो हम लोगों का ये जो सीक्वेंस है उसका लिमिट क्या आया, 1। तो लिमिट का डिफिनीशन क्या बोलता है, लिमिट का डिफिनीशन बोलता है an-1 जो है वो लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन का होगा। ये आप लोगों का लिमिट का डिफिनीशन है। अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हुए तो बता देती हूँ। देखिए अगर लिमिट का डिफिनीशन क्या बोलता है, अगर an हम लोग का कोई सीक्वेंस है और उसका लिमिट जो है वो l है तो वो -l लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन के कर रहे थे। तो ये हम लोग का यहाँ पे आप लोग को बताई थी मैं, ये लिमिट का डिफिनेशन बोलता है क्या, an-1 लेस देन एप्सिलॉन का होना चाहिए, जहाँ एप्सिलॉन एक आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। ओके, तो an हम लोग का क्या है यहाँ पे n+1/n-1, तो ये क्या आया, 1/n आया। और 1/n आप सभी को पता है क्या है, हेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पॉजिटिव नंबर वी कैन फाइंड दैट n इज ग्रेटर देन m, इक्वल किसके हो जाएगा, 1/e के। तो यहाँ से हम लोगों का आया क्या, जो सीक्वेंस है ना ये कन्वर्ज करेगा 1 का, जो कि एक रेशनल नंबर है। ओके, 1 एक रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखिए 2 का ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आएगा फिर भी आप लोगों को किसी भी हाल में समझना है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं समझे हैं, मुझे पता है, मैं समझाई भी नहीं हूँ उतने अच्छे से, तो कोई बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। देखिए 2 का ए क्या है, प्रूव डेट अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। हम लोग को प्रूव करना है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो टेंड करता है, किस पे टेंड करता है, लीस्ट अपर बाउंड पे। तो हम लोग मान लेंगे क्या, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो उसका लीस्ट अपर बाउंड जो है वो m है। तो अगर हम लोग an का लिमिट निकालते हैं तो हम लोग किसके बराबर आता है, m के बराबर आता है। ओके, तो चलिए यहाँ से पढ़िए। हम लोग क्या है, पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे क्या, लेट an बी अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुज लिस्ट अपर बाउंड इज m। ओके, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड, तो फिर हम लोग का लिस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है लिस्ट अपर बाउंड का an जो है, an जो सीक्वेंस था वो लेस देन और इक्वल होगा किसके, m के। ओके, फॉर ऑल n। ओके, इक्वेशन 1। तो हम लोग को क्या करना है, an इज लेस देन और इक्वल टू m के है और an जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, an जो होगा ग्रेटर देन होगा m माइनस एप्सिलॉन के, फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ n। ओके, किसी एक वैल्यू के लिए
एन के किसी एक वैल्यू के लिए आप लोगों का एन जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, एम माइनस एप्सिलॉन के, वेयर एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो मान लीजिए क्या, लेट दिस बी ट्रू, तो हम लोग मान लेंगे ये जो किसी भी एक माने ना, किसी एक एन के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, तो हम लोग वो एन जो है वो मान लेते हैं किसके बराबर है, एम के बराबर है। तो देन ए एम इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। एक बार फिर से समझिए यहाँ तक, फिर हम लोग आगे समझाएंगे। हम लोगों को प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है ना, वो टेंड करता है लिस्ट अपर बाउंड को। तो हम लोग मान लिए ए एन एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो टेंड कर रहा है, और उसका जो क्या था, लिस्ट अपर बाउंड। ओके, लिस्ट अपर बाउंड था, याद रखिएगा। एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन है और उसका लिस्ट अपर बाउंड है एम। ओके, तो हम लोग का जो लिस्ट अपर बाउंड है उसके डिफिनेशन से हम लोग का क्या आ जाएगा, ए एन इज लेस देन और इक्वल टू एम। ओके, और किसी एक खास एन के लिए वो ए एन का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, एम माइनस एप्सिलॉन के, जहाँ पे एप्सिलॉन है ना एक आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। वो जो किसी एन खास एन के लिए ए एन जो ग्रेटर देन एम माइनस ई हो एप्सिलॉन है, तो वो खास एन को हम लोग मान लिए एम। तो यहाँ से हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। ओके, तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ इक्वेशन 2 आ गया, और ए एन है हम लोग का मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हम लोग का ए एन जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, किसके हो जाएगा, ए एम के। ओके, ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एम के फॉर ऑल डेट एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, फॉर ऑल डेट एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। तो ये हम लोग का क्या आया, इक्वेशन 3 आया। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तो ही समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एम जो है वो ग्रेटर देन है एम माइनस एप्सिलॉन के, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ए एम इज ए एम की तरफ ये झुका हुआ है और ए एन, तो ये भी सही है। ओके, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ ए एम जो है वो ग्रेटर देन है किसके, ए एम जो है ए एम है। ओके, ए एम मैं एक ए एम को बीच में रखती हूँ, फिर इसको सजा के आप लोगों को लिख के समझाती हूँ। यहाँ पे ए एम है। ओके, ए एम के जगह पे यहाँ पे क्या है, ये ए एम इस तरीके से है ए एन, और यहाँ पे क्या है ए एम किसके बड़ा है, एम माइनस एप्सिलॉन के। ओके, तो इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर किए, कौन सा इक्वेशन को, 2 और 3 को, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, अगेन फ्रॉम 1, देखिए वो आप लोग समझ गए, अगेन फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या था, जो कि लिस्ट अपर बाउंड के डिफिनेशन से आया था, एन इज लेस देन और इक्वल टू एम फॉर ऑल डैट। तो हम लोग मान लेंगे क्या, किसी एक खास एन के लिए एन जो है वो लेस देन है किसके, एम प्लस एप्सिलॉन के, फॉर ऑल एन एंड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। और ये क्या आया, इक्वेशन 5। तो हम लोग यहाँ से देखिए 4 और 5 को देखें तो क्या आया, यहाँ पे ए एन के लिए निकालना था, ए एन जो है वो माइनस एम माइनस एप्सिलॉन और ए एम प्लस एप्सिलॉन के बराबर आया। तो ये हम लोग जब हम लोग लिमिट का डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो आप लोग को याद होगा, मैं पहले ही बताई, ए एन माइनस एल जो होगा वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन को, और इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन ए माइनस ए और ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, इसको लेस देन पढ़ते हैं। ओके, तो इसी को लिख सकते हैं क्या, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो उसी तरीके से यहाँ पे एल के जगह जो है ना वो एम है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं आसानी से। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एन जो है वो टेंड कर रहा है, किसको टेंड कर रहा है, एम को कर रहा है, और एम हम लोग क्या माने थे, एम जो है वो हम लोग एन सीक्वेंस का लिस्ट अपर बाउंड माने थे। तो यहाँ से हम लोग का ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, दस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड। आपको ये किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी ईयर एग्जाम दे रहे हो, ओके, देखिए आप लोग एग्जाम में आ जाएगा, प्रूव दैट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू लिस्ट अपर बाउंड, या फिर आप लोग एग्जामिनेशन में आ जाएगा, प्रूव दैट द मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, कुछ नहीं करना है, हम लोग का ए एन एक सीक्वेंस मान लेना है और उसका लिस्ट अपर बाउंड, और एक लिस्ट अपर बाउंड मान लेना है ए एन सीक्वेंस का एम, और हम लोग उस पर सबसे पहले हम लोग लिस्ट अपर बाउंड के डिफिनेशन से लिखेंगे ए एन इज लेस देन और इक्वल टू एम, और उसके बाद हम लोग किसी भी एक खास वैल्यू के लिए हम लोग का ए एन जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा एम माइनस एप्सिलॉन के, और यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग एक किसी भी एन किसी खास के लिए माने हैं, तो वो एन खास जो है वो एम के बराबर है, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बना लेंगे, ए एन इज ग्रेटर देन दिस, और उसके बाद हम लोग ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब एन जो है वो बड़ा और बराबर होगा ए एम के, तो यहाँ से इक्वेशन 3 मान लेंगे, और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइन करके हम लोग को क्या मिलेगा, ए एन जो है ए एन वो बड़ा है एम माइनस एप्सिलॉन को, और ये मान लेंगे इक्वेशन 4। और अब हम लोग इक्वेशन 1 की मदद से, जैसे इक्वेशन 1 को एक माने थे ए एन इज लेस देन और इक्वल टू एम को ए एन इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन किसी खास एन के लिए, उसी तरीके से हम लोग मान लिए थे क्या, ए एन जो है
लेस देन m प्लस एप्सिलॉन किसी खास n के लिए, और यहाँ से 5 मान लेंगे, और इक्वेशन 4 और 5 को कंबाइन करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आता है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, इनफाइनाइट सीरीज हो या फिर रियल एनालिसिस हो, अब बी में ही प्रॉब्लम होता है। चलिए देखिए क्या, सो दैट द दिस सीक्वेंस डिफाइंड बाई दिस इज कन्वर्जन। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, वी हैव एस एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/n+1, 1/n+2 डैश डैश 1/n+n-1 n+, मतलब इसी तरीके से आप लोगों का एस एन का वैल्यू है। तो उसके बाद हम लोग का लास्ट टर्म क्या है, 1/n+n। तो हम लोग इसको, ये एन टर्म है, ये एस एन दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से एस n+1 निकालेंगे। तो n+1 निकालेंगे तो n के जगह पे n+1 रखेंगे तो हम लोग का ये टर्म बन के आएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है इसको दिखाने के लिए Sn+1 में से Sn को घटाएंगे। और अगर हम लोगों का, देखिए कन्वर्जेंट कौन होता है, जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है ना, वो कन्वर्जेंट होता है। चलिए पहले यहाँ पे देखिए, Sn दिया हुआ था, Sn+1 निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आप लोग को Sn+1 माइनस Sn क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Sn+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू Sn के। तो मतलब हम लोग का क्या आया, Sn जो है एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगेन और कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बाउंडेड एबव होना चाहिए। तो Sn ये दिया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे एक बात मैं समझाती हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। ये क्या है, 1/n+1, 1/n+2 और दिस। तो आप लोग का Sn जो है वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 1/n से छोटा होगा। ये भी टर्म जो है वो छोटा होगा 1/n से। ओके, क्योंकि देखिए आप लोग ऐसे भी याद रखते थे, नीचे 1/n+2 और 1/n में से कौन छोटा होगा, बताइए कौन छोटा होगा, 1/, या फिर ऐसे नहीं, मैं कोई और तरीका से सिखाती हूँ। इनका वैल्यू रखते हैं, इनका वैल्यू रखते हैं 1, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और डैश 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 ये आ जाएगा। तो हम लोगों का ये जो है ना, ये इसमें जितने भी टर्म है सभी के सभी 1/n से छोटा ही होंगे। तो 1/n, और इसमें टोटल टर्म कितना n है, तो मतलब n टाइम्स ऑफ 1/n, मतलब Sn जो है वो लेस देन हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 1 से। तो अगर Sn जो है वो लेस देन 1 से है तो Sn जो है वो एक Sn जो है बाउंडेड एबव सीक्वेंस है। ओके, अगर Sn जो है वो लेस देन है 1 से तो ये बाउंडेड एबव सीक्वेंस है। और अगर कोई भी सीक्वेंस जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड एबव हो तो वो सीक्वेंस जो है वो हम लोग का कन्वर्जेंट होता है। इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव किए, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग को प्रूव करना था कन्वर्जेंट के लिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कैसे सीक्वेंस को हम लोग प्रूव किए है, हम लोग देखे ऐसे Sn दिया हुआ था, Sn+1 निकाले, दोनों का सब्ट्रैक्ट किए, फिर हम लोग का क्या आया है यहाँ से Sn+1 ग्रेटर देन Sn। तो यहाँ से हम लोग बोले क्या, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। फिर हम लोग क्या किए हैं, उसके बाद हम लोग देखे Sn जो है वो लेस देन हो जाएगा 1, Sn इक्वल टू दिस दिया हुआ था, और हम लोग देखिए इसमें जितने भी टर्म है वो सभी के सभी लेस देन होंगे 1/n के, और ये n टर्म है तो मतलब n/1/n के इक्वल लेस देन होंगे। तो Sn यहाँ से क्या आया, Sn यहाँ से आया, Sn इज लेस देन 1। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, Sn जो है वो एक बाउंडेड एबव भी है, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। तो हम लोग का ये कन्वर्जेंट हो जाएगा और हम लोग इस टाइप से दिखा देंगे। ओके, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। चलिए 3 का A नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 3 का एक क्वेश्चन नंबर है, डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एट अ पॉइंट, प्रूव दैट इफ अ फंक्शन पजेज होगा, ओके प्रोसेस नहीं होगा, पजेज अ फाइनाइट डेरिवेटिव एट अ पॉइंट देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अब पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन बताना है, फिर बताना है अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो चलिए डेफिनेशन क्या कहता है डिफरेंशिएबिलिटी का, यही कि इसके राइट हैंड, इसका जो है ना लिमिट ऑफ x टेंस टू ए f(x माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए एग्जिस्ट करना चाहिए। ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए इफ लिमिट ऑफ x टेंस टू ए f(x माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए एग्जिस्ट करना चाहिए। x की जगह पे a प्लस एच रख के हम लोग एक लिमिट निकालेंगे और x की जगह पे a माइनस एच रख के एक लिमिट निकालेंगे। एक राइट हैंड जो a प्लस एच रखे वो राइट हैंड डेरिवेटिव है, जो a माइनस एच रखे वो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अगर दोनों एग्जिस्ट करे और फाइनाइट वैल्यू है, ओके मतलब कि इफ दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड हैव द सेम फाइनाइट वैल्यू देन f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये आप लोगों का डेफिनेशन था डिफरेंशिएबिलिटी का। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो देखिए प्रूफ क्या है, लेट f(x) बी अ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। तो अगर फंक्शन
जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग का वो किसके बराबर होगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू एच एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, और ये क्या है, आर ऑफ एफ डैश है। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों को दोनों एग्जिस्ट करेगा और दोनों का वैल्यू जो है वो सेम होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ से निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और दोनों में को क्या करेंगे, एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और लिमिट है जो हम लोग बोथ साइड एच टेंड्स टू जीरो लेंगे। तो हम लोग का क्या आया यहाँ से, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ भी हम लोग एच टेंड्स टू जीरो लेंगे और फिर दोनों को यहाँ पे अलग अलग करेंगे। ए लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और दिस। ओके, तो ये हम लोग का क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर आएगा किसके, एफ ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। और आप सभी को पता है एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आया, एफ ऑफ ए के बराबर आया। उसी तरीके से अब हम लोग एफ ऑफ ए माइनस एच निकालेंगे और उसको भी एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए करके निकालेंगे। उसमें ऊपर वाले में हम लोग एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे, नीचे में माइनस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और लिमिट लेंगे एच टेंड्स टू जीरो, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आया, एफ ऑफ ए माइनस एच जो है वो बराबर आया किसके, एफ ऑफ ए के बराबर आया। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे फ्रॉम 3 एंड फ्रॉम 4, तो दोनों एफ ए के बराबर ही है, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए तीनों आपस में बराबर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस है। समझिए क्या करना था, हम लोग को ये डिफरेंशिएबल दिया हुआ था और इसको प्रूव करना था कंटिन्यूअस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट पे, लेकिन एक्स पे कंटिन्यूअस नहीं है, वही दिखाना था। तो एट फर्स्ट वी एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे हम लोग कंटिन्यूटी पता कराएंगे, लगाएंगे। कंटिन्यूटी कैसे पता करते हैं, वी हैव लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे, लेफ्ट हैंड निकालेंगे, फिर राइट हैंड निकालेंगे और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। और तीनों के तीनों आपस में बराबर नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो नाउ वी एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो हम लोग अगर ए जीरो के बराबर नहीं है तो हम लोग का क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच वन के बराबर, एफ ऑफ ए माइनस एच वन के बराबर, और ये लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू ए अगर हम लोग निकालते हैं तो ये भी वन के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स जो वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो जहाँ पे ए जीरो के बराबर नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू अगर हम लोग जीरो लिए तो वहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं था, अगर एक्स जीरो के अलावा कोई अदर लेते हैं तो वहाँ पे कंटिन्यूअस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम 2015 में भी है और 2020 में भी पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को आप लोगों को प्रूव करवाती हूँ। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दी हुई हूँ, एक बार और से देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से साइड करेंगे तो हम लोग देखेंगे। 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, रियल एनालिसिस का पहला नंबर क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए पहले लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, फिर इसको प्रूव करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, पहले समझिए। एक फंक्शन होगा हम लोग का एफ एक्स, ओके, एक फंक्शन होगा एफ एक्स जो डिफाइंड होगा कुछ इस प्रकार की, जो पहला कंडीशन है एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। डिफरेंशिएबल कहने का ये मतलब है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट कर सकते हैं मतलब एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ओके। तो वही बात हम लोग लिखे हैं पहले, क्या एक एफ एक्स डिफाइन होगा कुछ इस प्रकार से, स्टेटमेंट पहले समझेंगे फिर प्रूफ समझेंगे, ओके। तो हम लोगों का फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफाइंड होगा कुछ इस प्रकार से कि पहला एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होगा ए और बी मतलब क्लोज्ड इंटरवल में, ए से लेकर बी तक सभी पॉइंट के लिए, और एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए टू बी, ओके। देख सकते हैं ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। ओपन इंटरवल कहने का मतलब है ये ए और बी के बराबर नहीं होगा, बाकी सभी में होगा, ओके। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या आप लोग को याद हुआ, चलिए दिमाग में दोहराइएगा आप लोग। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होता है एक फंक्शन हम लोगों का एफ एक्स डिफाइन होगा, पहला जो है वो एफ एक्स कंटिन्यू, तो पहला कंडीशन क्या बोली हूँ मैं आप लोग को, एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए और एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो लिखिए देन there exists
देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू। तो हम लोगों का कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक जरूर। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, एक्स का एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सी। ओके, से सी सच दैट, कुछ इस प्रकार से आप लोगों का सी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश सी जो है वो बराबर होगा किसके, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, ये आप लोगों का क्या है, ये है आप लोगों का लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। देखिए मेरा मकसद क्या है, इसे अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो 2015 का क्वेश्चन बैंक आप लोग कंप्लीट मानेंगे, ना कि आप लोग को फिर से जाकर थ्योरम रटना पड़ेगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना होगा, ये वीडियो देख के काम खत्म। अब आगे आगे जो भी करना है वो करिएगा। तो स्टेटमेंट देख लिए, अब हम लोग प्रूफ देखेंगे। ओके, तो चलिए इसका प्रूफ के लिए मैं दूसरा ब्लैक पेन देखती हूँ लिखने के लिए। चलिए अब इसका हम लोग देखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो मैं एक बात बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक फंक्शन मानते हैं खुद से फाई एक्स, और उस फाई एक्स को दिखाते हैं ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, और ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। तो हम लोग का एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, इस टाइप से दिखाते हैं। ओके, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, एक फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो चलिए एक फंक्शन डिफाइन कीजिए। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन। आप लोग भी अपना कॉपी निकाल के बैठ सकते हैं और ऐसे आराम आराम से लिख सकते हैं। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन फाई एक्स सच दैट। ओके, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन फाई एक्स सच दैट। किस प्रकार से फंक्शन डिफाइन करेंगे फाई एक्स को, फाई एक्स को डिफाइन करेंगे हम लोग एफ एक्स प्लस ए एक्स। ओके, हम लोग क्या किए, एक फंक्शन डिफाइन किए, और ए कुछ इस प्रकार से हम लोग मानेंगे, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, वेयर ए इज अ कांस्टेंट टू बी चूजन, ए इज अ कांस्टेंट, ए को कुछ इस प्रकार से चुनना है सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल होगा किसके, फाई ऑफ बी के, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2। चलिए अभी तक हम लोग क्या किए, अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए। पहले लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट जाने हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना था, एक फंक्शन डिफाइन करना था फाई एक्स। उस फाई एक्स को हम लोग डिफाइन किए एफ एक्स प्लस ए एक्स। उसके बाद हम लोग को जो ए है, ए वो एक कांस्टेंट है, और कुछ इस प्रकार से चुनना है कि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी आपस में बराबर होंगे, और दो इक्वेशन को हम लोग मान लिए हैं। अब चलिए आगे देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी मान लिए। तो ये जो हम लोग का इक्वेशन 1 है, ओके, इक्वेशन 1 दिख रहा है, तो ये एक्स की जगह पे एक बार ए रखेंगे और एक्स की जगह पे बी रखेंगे। ए और बी, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी आपस में दोनों हम लोग रख लेंगे। फाई ए फाई बी निकल जाएगा, और फिर दोनों को बराबर करके देखेंगे। दोनों को बराबर करके क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू ए इन 1 वी गेट। अगर हम लोग इक्वेशन 1 में एक्स की जगह पे ए डाल दिए तो क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए प्लस ए ऑफ ए। ओके, समझ में आ गया बात। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड ये आप लोग का एक्स है, एंड पुटिंग एक्स इक्वल टू बी इन इक्वेशन इन 1 वी गेट। क्या आ जाएगा, अगर एक्स की जगह पे हम लोग बी डालेंगे तो देखिए, फाई ऑफ बी बराबर एफ ऑफ बी प्लस ए ऑफ बी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हेंस फ्रॉम 2। अब हम लोग इक्वेशन 2 का सहारा लेंगे। हेंस फ्रॉम 2 क्या बोलता है हम लोगों का, देखिए जितना स्टेप करेंगे वो स्टेप को अंदर में बैठाते जाना है, मतलब दोबारा याद करने का लोड नहीं रहना चाहिए। फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी। फाई ऑफ ए हम लोग का क्या है, एफ ऑफ ए प्लस ए ऑफ ए, और फाई ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी प्लस ए ऑफ बी। ओके, तो यहाँ से आप लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों का आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए
इक्वल टू ए ऑफ ए माइनस ए ऑफ बी। ओके, ये इधर गया है और ये वाला इधर गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से ए कॉमन आ जाएगा। जो भी कॉमन लेने वाला है उसको ले लीजिए। एफ ऑफ बी ठीक है और एफ ऑफ ए ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस ए कॉमन लेते हैं तो हम लोग को माइनस ए कॉमन लेंगे तो बी प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में। यहाँ से क्या आया, बी माइनस ए आया। तो यहाँ से आप लोग माइनस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस ए का वैल्यू क्या आया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन 3। चलिए देखिए, ये आप लोगों को आ गया इक्वेशन नंबर 3। सही है, थोड़ा जूम देख रही थी, थोड़ा देर के लिए आप लोगों को मतलब कुछ गड़बड़ लगा होगा। और ये हम लोग का क्या था, इक्वेशन नंबर 3। अभी तक क्या किया, आप लोगों को कुछ समझ में आया? नहीं आया कुछ समझ में। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। क्या देखिए, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या जाने, स्टेटमेंट क्या बोलता है, एक फंक्शन हम लोग का एफ एक्स होगा जो कि पहला कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में ए से बी, और दूसरा डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल कहने का मतलब एफ डैश एक्स, उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और डिफरेंशिएट किया जा सकता है मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए से बी में। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग का एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि बराबर होगा एफ डैश सी, किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये रहा आप लोग का स्टेटमेंट। इसके बाद हम लोग प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखने के लिए हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए फाई एक्स, जो कि बराबर था ए एक्स प्लस क्या डिफाइन किए, आप सभी को याद है फंक्शन क्या डिफाइन किए थे, फंक्शन डिफाइन किए थे एफ एक्स प्लस ए एक्स। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग का ए जो है ना, ए कांस्टेंट है, और वो उस ए को कुछ इस प्रकार से चुना गया है कि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम लोग ए का फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी बराबर है, तो हम लोग फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी की मदद से जो फंक्शन माने थे उसमें ए और बी रख के हम लोग दोनों इक्वेशन से बना के हम लोग माइनस ए का वैल्यू निकाल लिया है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे किसे, तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन में क्या था हम लोग का, हम लोग जो फंक्शन माने थे ना, हम लोग को मतलब जो स्टेटमेंट था उसमें क्या था, एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन था जो कि कंटिन्यूअस था क्लोज इंटरवल में। तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग का क्या है, एफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस है, और क्या है यहाँ पे ए एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन जो है ना वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करते हैं तो वो भी कंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं कि फाई एक्स जो है हम लोग का एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, हम लोग फाई एक्स को कंटिन्यूअस दिखाएंगे, फिर फाई एक्स को डिफरेंशिएबल भी दिखाएंगे, मतलब फाई डैश एक्स एग्जिस्ट करना होगा। तो हम लोग रॉल्स थ्योरम जो है ना उसकी मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ओके, रॉल्स थ्योरम की मदद से। तो चलिए रॉल्स थ्योरम भी क्या है आगे हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ तक पहले ये देखिए। पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, फाई एक्स जो फंक्शन माने हैं उसको हम लोग को दिखाना होगा ये कंटिन्यूअस है, और फिर हम लोग का ये डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इट इज गिवन दैट, ब्लू पेन लेते हैं, इट इज गिवन दैट, दिखाई तो दे ही रहा होगा, it is given that fx is continuous. It is given that fx is continuous in closed interval a से b, and ax जो एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, and ax is also कंटिन्यूअस। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एफ एक्स प्लस ए एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होगा, और एफ एक्स प्लस एक्स कंटिन्यूअस है, एफ एक्स प्लस एक्स क्या है, फाई एक्स है, तो वो भी फाई एक्स से कंटिन्यूअस है। ओके, और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबल दिखाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं, और सॉरी रुक जाइए, कोई उपाय करते हैं। चलिए उपाय हो गया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फाई एक्स, दैट मीन्स फाई एक्स इज कंटिन्यूअस, फाई एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए से बी। ओके, ये हम लोग फाई डैश एक्स को दिखा दिए, क्या कंटिन्यूअस दिखा दिए। अब हम लोगों को क्या होगा, क्या करना होगा, डिफरेंशिएबल दिखाना होगा। तो चलिए पेज को पलट देते हैं। चलिए अब लिखिएगा, क्या लिखेंगे, दैट मीन्स फाई हो गया। अब हम लोग जो फाई एक्स है ना उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग का क्या, जो इक्वेशन 1 था उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखिएगा क्या, डिफरेंशिएटिंग
क्योंकि फाइव डैश एक्स निकालना है ना, तो डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा, जब वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइव एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, फाइव डैश एक्स हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा। और हम लोग का एफ डैश एक्स जो है, हम लोग का क्या था, एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम लोगों का एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग का ये फाइव डैश एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए से बी, तो हम लोग का फ्रॉम टू। ओके, फ्रॉम टू में क्या है, फाइव ऑफ ए और फाइव ऑफ बी बराबर है, तो हम लोग बस यही इसी को लेके चलेंगे। ओके, फ्रॉम टू क्या है, फाइव ऑफ ए, इक्वेशन टू जो है वो हम लोग का क्या है, फाइव ऑफ ए और फाइव ऑफ बी दोनों आपस में बराबर है। तो सुनिए रॉल्स थ्योरम क्या बोलता है। रॉल्स थ्योरम बोलता है कोई फंक्शन होगा अगर वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है और फाइव ऑफ ए और फाइव ऑफ बी आपस में बराबर है, तो हम लोगों का एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जो कि बराबर होगा। जैसे अगर मैं फाइव डैश सी के बारे में बात करूँ तो फाइव डैश सी जो है वो 0 के बराबर होगा। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखिएगा 10 वी फाइंड दैट 10 वी फाइंड दैट 5x is satisfied 5x is satisfied 5x is satisfied of all the condition of Rolle's theorem. Thus we find that 5x is satisfied of all the condition of Rolle's theorem, and hence by Rolle's theorem and देखिए 5x जो है वो Rolle's theorem के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग का एंड हेंस बाय Rolle's theorem there exists at least one value of x, there exists at least one value of x say c such that किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा c, फाइव डैश इक्वल टू 0 और इक्वेशन 5। ओके, जहाँ पे c का वैल्यू जो है वो a से लेके b तक होगा। ओके, तो 5 डैश c करेंगे, जो हम लोग 5 डैश x निकाले थे उसमें x की जगह पे c पुट करेंगे। तो पुटिंग x इक्वल टू c वी गेट, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 5 डैश c। ओके, 5 डैश c इक्वल टू एफ डैश c प्लस ए। ओके, 5 डैश c इक्वल टू क्या आया, एफ डैश c प्लस ए आया, और 5 डैश c क्या है 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ डैश c प्लस ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा एफ डैश c इक्वल टू माइनस ए आ गया। ओके, और आप सभी को पता होगा हम लोग माइनस ए का वैल्यू पहले ही निकाल के रखे हुए हैं। ओके, किस इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे फ्रॉम 3। ओके, और वेयर सी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ए से लेके बी तक। तो ये हम लोग का क्या रहा, ये हम लोग का रहा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको आप लोग को ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में पूछ देगा स्टेट एंड प्रूव LMVT। तो आप लोग याद रखिएगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यही होता है, कोई और बात नहीं है। तो क्या था हम लोगों का, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम लोगों को लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को स्टेटमेंट देना था और प्रूफ करना था। तो हम लोग स्टेटमेंट देखे क्या, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जो एफ डैश सी जो है वो बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के। तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक पहले 5x माने, उसको दिखाया 5x कंटिन्यूअस है और 5x जो है वो डिफरेंशिएबल भी है,
और फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग का रॉल्स थ्योरम कहता है अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सी एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि फाइडा सी बराबर होता है 0 के। तो वही हम लोग फाइडा सी इक्वल टू 0 करके बनाए, तो हम लोगों का जो वही जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जो कंडीशन है वो हम लोग का आ गया, और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव किए। ओके, अब हम लोग का एक और है क्वेश्चन। अब देखिए क्या है आगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यहाँ है स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देख लिए। अब हम लोग देखेंगे एंड एग्जामिन वेदर इट इज एप्लीकेबल टू द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस। तो अब हम लोग को बताना है ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा या नहीं। तो चलिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कैसे लगेगा, पहले हम लोग को दिखाना होगा ये कंटिन्यूअस है, फिर हम लोग को दिखाना होगा ये डिफरेंशिएबल है, और ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, मतलब कि ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, बस यही दिखाना है, दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना वही, मतलब ये इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाया जा सकता है या नहीं। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सिर्फ 2 कंडीशन चाहिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में। लैग्रेंज अगर रॉल्स थ्योरम कहीं भी लगाना है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोगों को 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। लेकिन अगर आप लोगों को या फिर एफ है, एफ का फंक्शन है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, लेकिन यही अगर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इसमें वेरीफाई करेगा या नहीं, एप्लीकेबल है या नहीं, उसके लिए सिर्फ 2 कंडीशन दिखाना होगा, एक कंटिन्यूअस होना चाहिए और एक डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो चलिए अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको करते हैं। तो चलिए हम लोगों का फंक्शन क्या दिया हुआ था, एक बार फंक्शन आप लोग लिख लीजिएगा। साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब है, एक्स जब 0 के बराबर नहीं है तो, और आप लोगों का एफ ऑफ 0 का वैल्यू जो है वो 1 है। पहले क्या देखेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूअस के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। वी हैव लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकालते हैं। लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच फॉर्मूला होता है। ए यहाँ पे क्या है 0 है, मतलब लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच है। ओके, तो हम लोग को इस फंक्शन में क्या रखना है, एक्स के जगह पर 0 प्लस एच रखना है। लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच। ओके, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन ऑफ एच अपॉन एच। साइन ऑफ एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच, तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच, यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस एच अपॉन एच, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और अपन माइनस एच है, और ये क्या है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, और इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद हम लोग ये क्या निकाले हैं, राइट हैंड लिमिट निकाले हैं। ये क्या निकाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब एफ ऑफ 0 निकालना है, और एफ ऑफ 0 हम लोग का 1 है, मतलब ये राइट हैंड, ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स जो है वो हम लोग का एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज continuous at f(x) is continuous at x equal to 0। ओके, और उसके बाद क्या है, और एफ एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। और अगर आप लोग पाई बाई 2 पे निकालते हैं इसका ये कंटिन्यूअस, तो आप लोग का ये पाई बाई 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 0 से लेकर पाई बाई 2 के तक सभी वैल्यू के लिए एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबल दिखाएंगे। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन 0 से लेके पाई बाई 2। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, डिफरेंशिएबल दिखाएंगे। चलिए ये पेज का काम खत्म हो गया, दूसरा पेज लेते हैं। अब चलिए कंटिन्यूअस देख लिए। अब देखिए हम लोग का एफ एक्स क्या था, हम लोगों का था एफ एक्स देखिए क्या था, देखिए एफ एक्स इक्वल टू था हम लोगों का साइन एक्स अपन एक्स था। एफ डैश एक्स निकालना है तो यू बाई वी निकले, यू बाई वी लगेगा। यू बाई वी को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस ये साइन एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और इसका क्या हो जाएगा एक्स का, और नीचे वाले का डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। ये हम लोग का क्या आया एफ डैश, और ये जो है ना ये हम लोग का एग्जिस्ट करेगा 0 से लेके पाई बाई 2 इंटरवल तक।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन 0 से लेके π/2 ओपन इंटरवल। तो यही हम लोगों का लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए यही दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हेंस both the condition of Lagrange mean value theorem are satisfied. Thus दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 10 लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर गिवन फंक्शन ये हम लोग का क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। किस कलर से टिक करें, पेंसिल से करते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। आप लोगों को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन बताना है, ओके, वन वेरिएबल के लिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं।